वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 258 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 258 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका। प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें हम स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ है उस पर, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स चल रही है। इन दोनों टेस्ट का लाभ उठाते रहिएगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे बनेंगे बीसीएस में। और जो दूसरे स्टेट के पीसीएस हैं, जैसे कि बीपीएससी आने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है सीरीज़। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन है यहाँ पर, 4 में से केवल एक ही सही होगा। पहला है यहाँ पर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। इसकी लंबाई है 1900 किलोमीटर से अधिक। प्रवाल भित्ति बहुत बड़े जलीय जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई है। ग्रेट बैरियर पर बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में। कहाँ पर है ये? यह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पर पूछ रहे? उत्तर पूर्वी जो तट है ना ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर है ग्रेट बैरियर। तो पहला तो गलत हो गया। महासागर भी पूछ लेता है, तो ये कौन सा है? यह है पैसिफिक ओशियन। हिंद महासागर लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। तो उत्तर पूर्वी होना चाहिए यहाँ पर, पहला गलत है। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, न कि दूसरा सबसे बड़ा संग्रह, ये गलत है। प्रवाल भित्तियाँ बहुत बड़े जलीय जीवों नहीं बल्कि बहुत छोटे जलीय जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई है। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से अधिक है। केवल सी यहाँ पर सही है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। इसमें प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, न कि दूसरा सबसे बड़ा। इसमें 400 प्रकार की प्रवाल यानी कोरल, 1500 प्रकार की मछलियाँ, 4000 प्रकार के मोलस्क शामिल हैं। मोलस्क यानी सीपी घोंगा जो होता है वो। इसमें डुगोंग यानी समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में भी महान वैज्ञानिक हित रखती है ये, और विलुप्त होने का खतरा है जिनको, उनके लिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। यह डुगोंग यानी समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में भी महान वैज्ञानिक हित रखती है, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा। किन्हें है विलुप्त होने का खतरा? बड़े हरे कछुओं को, समुद्री गाय को, डुगोंग को। लंबाई है इसकी 1900 किलोमीटर से अधिक, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति बहुत छोटे जलीय जीवों के मूंगा जंतुओं के चित्रण द्वारा बनाई गई है, ना कि बहुत बड़े। ठीक है, कोरल छोटा सा ही तो होता है मूंगा, बहुत बड़ा तो व्हेल है पानी में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है यहाँ पर। श्रीलंका और भारत को पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित एक संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया गया है। पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत के केरल को श्रीलंका के कोलंबो से जोड़ता है। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है बिल्कुल। श्रीलंका और भारत को पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया गया है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। तो यहाँ केरल की जगह तमिलनाडु होना चाहिए, यहाँ श्रीलंका का जाफना होना चाहिए। तो दूसरा वाला हो गया गलत, पहला वाला हो गया करेक्ट, यानी 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक। तो केवल एक। तो श्रीलंका और भारत को पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग किया गया है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। कोलोराडो नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यानी बोलिविया, पेरू, ब्राज़ील में, या फिर एशिया में यानी तिब्बत, भूटान, नेपाल। कोलोराडो बहती है अमेरिका में। अमेरिका में भी कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। डी है इसका आंसर। देखिए कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। कोलोराडो रॉकी पर्वत से निकलती है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल है व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन है यहाँ पर, कोई एक ही सही होगा इसमें, मतलब दोनों भी हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं। भारत जो है दुनिया के 8 अन्य देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमा साझी करता है, यानी भूमि सीमा साझा करता है। भारत की ज़मीनी सीमा म्यांमार से तो लगती है, किंतु अफगानिस्तान से नहीं। देखिए भारत दुनिया के 8 देश नहीं बल्कि 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और भारत की ज़मीनी सीमा म्यांमार से तो लगती है, साथ ही अफगानिस्तान से भी लगती है। ठीक है,
म्यांमार से तो लगती है, अफ़गानिस्तान से भी लगती है, भले अफ़गानिस्तान से छोटी सी लगती है। तो गलत हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा, सही पूछ रहा है ना, तो डी सही है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं। भारत जो है दुनिया के 7 अन्य देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमाएं, भूमि सीमा साझा करता है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो हैं चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के साथ मालदीव और श्रीलंका अपनी ज़मीनी सीमा साझा नहीं करते, वो पानी की सीमा द्वारा लगे हैं, जलीय सीमा द्वारा। भारत जो है अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम भूमि सीमा साझा करता है, छोटी सी। और भारत अपनी अधिकांश भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो इन दोनों के नाम भी याद रखिएगा, किसके साथ सबसे लंबी, किसके साथ सबसे छोटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो नदियां यहाँ पर, राइन नदी और एल्ब नदी किस महासागर में अपना जल विसर्जित करती हैं? ये लाल सागर, भूमध्य सागर, एडियाटिक सागर, उत्तरी सागर। राइन नदी और एल्ब नदी अपना जल विसर्जित करती हैं उत्तरी सागर में, यानी नॉर्थ सी में। डी है इसका आंसर। तो एल्ब नदी जो है वो चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य से होती हुई जर्मनी में बहती है और कक्सहेवन में उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी भी कई देशों से होकर बहती है, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड शामिल है। और फिर हॉलैंड के हुक में उत्तरी सागर में अपना जल विसर्जन करती है। दोनों नदियां यूरोप में महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं और उत्तरी अमेरिका में पानी के निकास में योगदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला सवाल है। कथन है यहाँ पर, जो असम है वो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसा करने वाला यह 4 राज्यों में से एक है। देखिए, असम बांग्लादेश के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कथन ठीक है। कारण इसका गलत है और स्टेटमेंट भी गलत है। ऐसा करने वाला यह 4 भारतीय राज्यों में से एक है। देखिए, ऐसा करने वाला यह 5 भारतीय राज्यों में से एक है। अगर यहाँ लिखा होता है ऐसा करने वाला यह अन्य 4 भारतीय राज्यों में से एक है तो सही हो जाता, इसलिए गलत है यहाँ पर। तो कथन यहाँ पर सही है, कारण यहाँ पर सही नहीं है। सी इसका आंसर लगाएंगे। तो असम बांग्लादेश के साथ 263 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और ऐसा करने वाला यह 5 भारतीय राज्यों में से एक है। अन्य राज्य कौन कौन से? त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, और एक हो गया असम। तो गलत हो गया ना दूसरा वाला। तो प्रश्न पूछने का तरीका देख लीजिए कैसा है। ये भी एक सोच है एग्जामिनर की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ उसी तरह का ये प्रश्न है, कथन कारण वाला। तो वन जो होते हैं ना, वन यानी फॉरेस्ट, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पेड़ और अन्य पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? क्या पहला दूसरा दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, या कोई सही भी गलत है इन दोनों में से? देखिए, बिल्कुल वन जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं वन, क्योंकि पेड़ और पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो करेक्ट हो गया पहला, दूसरा भी करेक्ट हो गया। बिल्कुल स्पष्टीकरण भी तो कर रहा है ना, व्याख्या भी कर रहा है इसकी। ए है इसका आंसर। कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी है। तो वन जो है फॉरेस्ट कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि पेड़ और अन्य पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रेगुर मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, उसे पहचानिए। 4 हैं, 4 में से कोई एक ही सत्य होगा। इसे काली जूट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने में अक्षम है। यह गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल घुमाने वाला एक। देखिए, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी होना चाहिए, काली जूट मिट्टी नहीं। गलत है पहला वाला।
और काली मिट्टी या रेगुलर मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी नहीं बल्कि अधिकता पाई जाती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने में सक्षम है। ठीक है। और गन्ना, तंबाकू और कपास जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। बढ़िया प्रश्न था एकदम। तो रेगुलर मिट्टी के बारे में जाने तो रेगुलर मिट्टी को काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ना कि काली जूट मिट्टी। यह महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का नाम याद रखना। रेगुलर मिट्टी विशाल चट्टानों के अपक्षय से बनती है, यानी टूटने से बनती है। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, किसकी कमी है, किसकी अधिकता है। और इस प्रकार की मिट्टी कृषि के लिए उत्कृष्ट है क्योंकि ये लंबे समय तक नमी बनाए रख सकती है, जिससे ये कपास, गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो बुलेट पॉइंट हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 9, सर्क किस प्रकार के अपर्दन से संबंधित एक भू आकृति है? तटीय अपर्दन, हिमनद अपर्दन, वायु अपर्दन, नदीय अपर्दन। इस फोटो को देखकर तो पकड़ ही लोगे आप, लेकिन एग्जाम्स में नहीं आएगी ये फोटो। सर्क है हिमनद अपर्दन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, यह है सर्क जो निर्मित हो गई नीचे। देखिए, सर्क हिमनद के अपर्दन से संबंधित एक भू आकृति है। सर्क ऊंची दीवारों वाली एम्फीथिएटर के आकार की घाटियां हैं। यह प्रमुख रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह कौन? सर्क। सर्क लैंडफॉर्म एक प्रकार का खोखला बेसिन होता है जो एक कटोरे के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन रोडोडेंड्रॉन ये विशिष्ट फूलों वाली झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो पश्चिमी घाट के आर्द्र क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये विशिष्ट फूलों वाली झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये कंटीली झाड़ियाँ हैं जो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। या यह कोरल की एक प्रजाति है जो अपने रंग बिरंगे रंगों के कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र को शोभायमान बनाती है। क्या है? रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। देखिए, ये विशिष्ट फूलों वाली झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बी है इसका आंसर। तो रोडोडेंड्रॉन ये विशिष्ट फूलों वाली झाड़ियाँ और पेड़ हैं जो हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? देखिए, यह है बंगाल की खाड़ी। अब इसमें ये जो ऊपर वाला हो गया यह है उत्तरी सरकार तट, और यह दक्षिण वाला हो गया तमिलनाडु का, यह है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो कोरोमंडल और उत्तरी सरकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मालाबार गुजरात का है, कोंकण जो है वो गोवा का है, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये पूछ लेता है, ये है बंगाल की खाड़ी, यह है अरब सागर तट भी पूछ लेता है। देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदानों को कोरोमंडल और उत्तरी सरकार कहा जाता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। या पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि अभी उस चित्र में दिखाया आपको। उत्तरी भाग जो है यह कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है और इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। जो दक्षिणी भाग है वो पूर्वी तट के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, यह है दक्षिणी भाग कोरोमंडल, और यह है उत्तरी सरकार। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ ले तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का वह हिस्सा है जो गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित है। यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गुजरता हुआ दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पश्चिम बंगाल तक फैला है। यह आंध्र प्रदेश, ठीक है,
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता हुआ दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पश्चिम बंगाल तक फैला है। यहाँ तक बिल्कुल सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो उत्तरी सरकार तट पूर्वी तटीय मैदान का वह हिस्सा है जो गोदावरी और महानदी डेल्टा के बीच स्थित है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता हुआ दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पश्चिम बंगाल तक जाता है, जैसा कि मैप में देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या या टाइगर की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा, तो सी है इसका आंसर। तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के भीतर 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 6 टाइगर रिजर्व या 6 बाघ अभयारण्य हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट है, सबके नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान डैश पर स्थित है? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। प्रसिद्धि इसकी किसके लिए है? संघाई, संघाई यानी भूरे सींग वाले हिरण की स्थानिक और लुप्तप्राय उपप्रजाति। फुमदी, फुमदी मतलब तैरते हुए द्वीप के लिए। और पास की झील है यहाँ पर, लोकटक झील भी तो है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है? Which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? सुंदरबन, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, गंगा का मैदान यानी गैंगेटिक प्लेन। तो भारत में हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, साथ ही हिमालय, सुंडालैंड, एक और है इंडो बर्मा क्षेत्र। तो जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड है। और भारत के साथ साथ दूसरे भी देशों में ये फैले हैं। तो इन हॉटस्पॉट में कई स्थानिक प्रजातियां होती हैं, एक एक करके देख लेते हैं सबको। हिमालय सबसे पहले, तो हिमालय एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हिमालय में असीम जैव विविधता है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। यहाँ कई तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। हिमालय के पूर्वी हिस्से को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। और इसमें जो भारतीय राज्य आ गए वो कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वी हिस्सा जो है हिमालय का। इसके बाद आ जाइए वेस्टर्न घाट पर यानी पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है और अधिकांश पर्णपाती जंगलों और वर्षा वनों को कवर करता है। इंडो बर्मा क्षेत्र पर आ जाइए। इंडो बर्मा क्षेत्र जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। यह क्षेत्र भारत में, म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और दक्षिणी चीन में फैला है। और इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो सारे के सारे भारत के क्षेत्र, भारत के भीतर भी है क्षेत्र, यह भारत पड़ता है इसमें। इसने 4 थे ऊपर। इंडो बर्मा क्षेत्र में जैव विविधता से जुड़ी कुछ खास बातें और देख लीजिए। यहाँ कई तरह के वन हैं जो कि जैसे कि मिश्रित आर्द्र सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पर्णपाती और पर्वतीय वन। यहाँ कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे कि स्तनधारी, उभयचर और मछलियाँ। और यहाँ चूना पत्थर कास्ट संरचनाएं हैं जिनमें अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणाली पाई जाती है। यहाँ दलदल, मैंग्रोव और मौसमी घास के मैदान भी हैं। चौथा बचा वो है सुंडालैंड। सुंडालैंड जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें इंडोनेशिया के पश्चिमी हिस्से के द्वीप, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। तो इस चारों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी के सारी बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन है, इसको भी याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के। ठीक है, स्टैटिक जीके जो बार बार पढ़ने से आती है, इसको बार बार पढ़िए, याद हो रहेगा एग्ज़ाम से पहले। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद।